नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम हमारा जो लैब असिस्टेंट है उस लैब असिस्टेंट के सिलेबस में जो जूलॉजी वाला पोर्शन है उसका जो अंतिम टॉपिक है जिसे हम बोल रहे हैं जंतुओं का आर्थिक महत्व, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ में उसी टॉपिक का एक मुख्य भाग है जिसे हम बोलते हैं मधुमक्खी पालन अर्थात एपीकल्चर, उसको एकदम डिटेल के अंतर्गत देखने वाले हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है हमारा, ये एकदम सिंपल सा टॉपिक है। इसमें हमें बहुत ज्यादा डीप में चीजें नहीं पढ़नी होती हैं। इसके बारे में हमें सामान्य जानकारी चाहिए होती है और साथ साथ में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको आपको याद करना है। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ साथ में यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अगर आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं हम हमारा जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। अब देखो, नॉर्मल मैं बात करूं, आर्थिक महत्व से क्या मतलब है। कहने का मतलब कोई भी जंतु है, कोई भी जीव है, वो मनुष्य के किस प्रकार से काम में आता है, कैसे मनुष्य उसको उपयोग में लेता है, कैसे उससे लाभ प्राप्त करता है, या कैसे वो जीव जंतु होते हैं मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं, उसी को कहा जाता है आर्थिक महत्व अर्थात इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंट। अब देखो, जो हम बात करें कि जंतु होते हैं वो कैसे कैसे काम में आते हैं, हालांकि पढ़ने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। हमें नॉर्मली पता होता है कि जंतु हमें कैसे कैसे काम में आते हैं। सबसे पहले तो जंतुओं से हमें भोजन मिलता है। कैसे? जंतुओं से दूध, दही, दूध के अन्य उत्पाद मिलते हैं। इसके अलावा जंतुओं का जो मांस होता है वो होता है। इसके अलावा उनसे अंडे भी प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें शहद भी प्राप्त होता है। तो ये सारे के सारे भोज्य पदार्थ के रूप में काम में आते हैं। इसके अलावा कृषि में हमारे काम में आते हैं, औषधि बनाने में हमारे काम में आते हैं, आपके उद्योगों में कच्चे माल के रूप में हमारे ये काम में आते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये जो जंतु होते हैं वो हमारे काम में आते हैं और इनसे हमें फायदा पहुंचता है। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे कुछ रोग होते हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ जंतु होते हैं वो आपके रोग उत्पन्न करते हैं। तो इन सब के बारे में आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा लोड लेना ही नहीं है, बिल्कुल ही एकदम सिंपल सा देखते जाना है हमें। तो शुरुआत करते हैं जंतुओं के आर्थिक महत्व से। देखो, जंतुओं का आर्थिक महत्व कहने का मतलब हो गया है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। हम देखेंगे कि कैसे कैसे जंतु हमारे काम में आते हैं। देखो, सीधी सीधी सी बातें लिखी हुई हैं कि जब जंतु होता है मनुष्य को या तो भोजन प्रदान करता है, कच्चा माल प्रदान करता है, कृषि कार्य या अन्य किसी प्रकार से आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं। किसी भी तरीके से मनुष्य को क्या पहुंचाते हैं? आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं। तो उसी को कहा जाता है जंतुओं का आर्थिक महत्व। अब देखो, यदि हम बात करें कि इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, समझने के लिए दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकते हैं हमारे लाभदायक महत्व और एक हो सकते हैं हानिकारक महत्व। तो इसके लिए हम देख सकते हैं लाभदायक आर्थिक महत्व और हानिकारक आर्थिक महत्व। तो जंतु कैसे काम में? अब जंतु का मतलब यहां पर गाय, भैंस, बकरी यही नहीं है। जंतु का मतलब यह हो गया कि पादपों के अलावा जो भी आपके जीव हैं, पादपों के अलावा जो भी आपके जीव हैं, चाहे से वो बैक्टीरिया हो, चाहे से वो वायरस हो, चाहे से इसके अलावा आपकी मधुमक्खी हो, कोई अन्य कीट हो, रेशम का कीट हो, ये सभी चीजें आपके जंतुओं के अंतर्गत क्या है? शामिल है। क्योंकि हम तो बायोलॉजी के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, नॉर्मल भाषा के अंतर्गत तो हम जंतु पढ़ नहीं रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जंतु का मतलब केवल गाय, भैंस, बकरी वाला नहीं है। जो भी कीट पतंगे हो गए, सारी चीजें इसके अंतर्गत क्या होती हैं? शामिल होती हैं। तो अब हम बात करते हैं लाभदायक महत्व के बारे में। हालांकि हमें ज्यादा तो लाभदायक ही पढ़ने हैं,
क्यों? हमें आर्थिक महत्व पढ़ना है तो लाभदायक हम ज्यादा पढ़ेंगे, हानिकारक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं देखने वाले हैं। देखो भाई, इसमें वैसे याद करने जैसा कुछ है नहीं, ये आपको सब कुछ आता है। जहां पर याद करने का होगा मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज आपको याद रखनी है। अभी आपको एकदम फ्रेश माइंड से नॉर्मली एक बार इसका देखना है। देखो भाई, आर्थिक महत्व में सबसे पहले हमारे भोजन के रूप में ये काम में आते हैं। जंतु होते हैं, किस रूप में काम में आते हैं? भोजन के रूप में। सब जानते हो, जंतुओं से हमें मांस प्राप्त होता है, जंतुओं से अंडे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से दूध प्राप्त होता है। तो ये सारे के सारे भोजन के रूप में काम में आते हैं। देखो, कई जंतु होते हैं मनुष्य के लिए प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूध देने वाले जंतु होते हैं, वो दूध देते हैं, जिसमें गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सब कुछ आ गए। मांस वाले जिसमें मुर्गी हो गई, बकरी हो गई, मछली होगी। इसके अलावा अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी, बतख वगैरह अंडे देते हैं। तो इनसे प्राप्त भोजन होता है शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। इनसे हमें जो भोजन प्राप्त हो रहा है उससे हमें प्रोटीन भी मिल रहा है, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, और अन्य सारी चीजें, अन्य पोषक पदार्थ हैं वो भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जंतुओं से सबसे पहले हम बात करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है। पहला आर्थिक महत्व तो ये है। ये लाभदायक महत्व है भाई, फायदा ही तो है, नुकसान थोड़ी है। तो पहला हो गया। दूसरा देखो भाई, कृषि कार्य में उपयोग, कृषि में हमारे काम में आता है। सबसे पहले तो देखो, जंतुओं का खाद होता है, गाय भैंस बकरी, इनका खाद हमारे कृषि में काम में आता है। इसके अलावा हालांकि अब तो हम ट्रैक्टर वगैरह का उपयोग करने लगे हैं, हल जोतने के लिए, बिजाई के लिए, बुआई के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग करने लगे हैं? ट्रैक्टरों का। लेकिन पहले के टाइम में जो बैल होते थे उनका उपयोग करते थे, ऊंट होता है उसका उपयोग करते थे। तो ये कृषि कार्य में काम में आते थे। तो देखो भाई, कई जंतु खेती में के काम में क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। जैसे बैल और ऊंट होते हैं, ये खेत को जोतने और गाड़ी को खींचने में क्या आते थे? काम में आते थे। और आज भी मना तो कर नहीं रही है भाई, आज अगर किसी के पास बैल हो तो भी मना तो कर नहीं रहा कि बैल से हम हल नहीं जोत सकते। वो तो आपकी हिम्मत होनी चाहिए, आपकी हिम्मत होनी चाहिए आपके जोतने की। हम तो आजकल जल्दी करने के चक्कर में ट्रैक्टर का उपयोग करने लगे। किसके पास समय है भाई? खेती तो कोई करना ही नहीं चाहता है। तो इस कारण से हो गया है कि इसका उपयोग खेत जोतने में होता था। घोड़ा और गधा, इसका तो आजकल भी करते हैं, सामान ढोने के लिए करते थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा क्या था? योगदान था, या यूं कहे योगदान है। तो इस प्रकार से ये खेती के काम में भी काम में आते हैं, कृषि कार्य में भी जंतु होते हैं, ये हमारे काम में आते हैं। और मैं यहां पर जंतुओं के अलावा और बात करूं तो आजकल हम बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से अलग अलग प्रकार की फसलों की किस्में वगैरह विकसित करते जा रहे हैं। उसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों को काम में ले रहे हैं। जैसे कि हम काम में ले रहे थे, बीटी कपास बनाया हमने, बेसिलस तुरेंजिएसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसको काम में लेते हैं। लेकिन बैक्टीरिया वगैरह को छोड़ दो, हम नॉर्मली जंतुओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें परागण में सहायता, परागण तो आप समझते ही होंगे, पोलिनेशन। देखो क्या होता है, पादपों में जब लैंगिक रूप से प्रजनन होता है तो उनका जो नर भाग होता है वो होता है पुंकेसर, मादा भाग होता है वो होता है स्त्री केसर। पुंकेसर से क्या बनते हैं? परागकण, और स्त्री केसर में के ऊपर वो जाकर गिरते हैं और फिर लैंगिक जनन होता है। तो परागकणों का उस पुंकेसर से निकलकर स्त्री केसर तक पहुंचने की जो ये क्रिया होती है, इसे कहा जाता है परागण। और ये परागण होता है वो कैसे होता है? परागण के लिए कोई ना कोई हमें कारक की आवश्यकता होती है। अब वो कारक जैसे हवा हो सकती है तो हवा के द्वारा उड़कर जा सकता है, जल हो सकता है, जल के द्वारा परागण तैर कर जा सकता है, या कोई जैविक कारक हो सकता है। जैसे कि
आपकी मधुमक्खी हो सकती है, वो परागण करवा सकती है। मान लो एक फूल के ऊपर बैठी, उसके परागकण चिपक गए, दूसरे फूल के ऊपर जाकर बैठ गई, वो परागकण वहां पर जाकर गिर गए। अन्य कोई कीट हो गए, मक्खी हो गई, यहां तक कि चमगादड़ वगैरह भी किसमें काम में आते हैं? परागण में काम में आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मधुमक्खी को तो याद रखना ही रखना है परागण में। तो देखो परागण में क्या होता है कि कई कीट होते हैं पौधों के परागण अर्थात पोलिनेशन के अंतर्गत क्या करते हैं? मदद करते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में ये शामिल होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आपकी मधुमक्खी आ गई, ये परागण करवा सकती है। तितली आ गई, ये भी परागण करवाती है। भंवरा, भंवरा आप जानते ही होंगे, भंवरा भी करवाता है। इसके कारण से फसलों की उत्पादन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। जितना बढ़िया से परागण होगा उत्पादन उतना ही अधिक होगा, क्योंकि फसलों से हमें जो बीज प्राप्त होते हैं वो अल्टीमेटली इसी लैंगिक जनन का ही तो परिणाम है। भाई बीज कैसे बना, कैसे नहीं बना, तो वो सब कुछ लैंगिक जनन से ही तो होता है। और ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं जब हम बॉटनी का स्टार्ट करेंगे। जस्ट इसके बाद में हमारा बॉटनी वाला पोर्शन स्टार्ट होगा और वहां पर हम बात करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो ये सब कुछ परागण जो होता है उसके अंतर्गत ये हमारे जैविक कारक होते हैं, ये महत्वपूर्ण रूप से क्या आते हैं? काम में आते हैं। इसके बाद में हम बात करें उद्योगों के लिए कच्चा माल। जंतुओं से हमें ऐसा कच्चा माल प्राप्त होता है जो उद्योगों में काम में आता है। जैसे शहद बनाना, तो उसके लिए कच्चा माल हमें किससे मिला? भाई शहद वैसे तो बनता ही है, लेकिन उससे अन्य कोई औषधि वगैरह अन्य कोई उत्पाद बनाना हो तो वो शहद हमें उसी से मिला। रेशम उद्योग के लिए जो रेशम हमें प्राप्त हुआ वो हो गया। लाख उद्योग में काम में आया। तो ऐसे उद्योगों में ये कच्चे माल के रूप में काम में आते हैं। तो कई उद्योग होते हैं सीधे जंतुओं से प्राप्त पदार्थों पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। जैसे टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग में रेशम वाला कपड़ा हो गया। लेदर, लेदर आप जानते होंगे कि चमड़ा व चमड़े से जो बहुत सारी चीजें बनती हैं, अलग अलग जीवों का जो चमड़ा होता है उस लेदर, उससे लेदर बनता है। और लेदर से फिर अलग अलग प्रकार की क्या बनती हैं? आपकी बेल्ट बनाते हैं, पर्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैकेट वगैरह भी बनती हैं। इसके अलावा फूड उद्योग में, फूड उद्योग कहने का मतलब जैसे हमारा दूध है, दूध से बना फिर पनीर बना, पनीर के अलावा चीज बना, अन्य दूध के जो भी उत्पाद हैं वो बने, मावा बना, ये सारे के सारे उद्योगों में यही तो काम में आता है। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जंतु कौन सा उत्पाद बना रहा है। भेड़ से क्या प्राप्त हो रहा है? ऊन, जिसे हमारे ऊनी कपड़े हो गए। रेशम कीट से क्या प्राप्त हो रहा है? रेशम। मधुमक्खी से हमें शहद और मोम। गाय और भैंस से चमड़ा। इसके अलावा दूध। इसके अलावा दूध के जो भी उत्पाद हैं वो, भाई दूध से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं भाई? पनीर हो गया, घी हो गया, मावा हो गया, और अन्य भी जो भी आपकी चीज वगैरह ये है, ये आपके दूध से ही तो बनते हैं। तो इनमें भी आपके क्या होते हैं? जंतु काम में आते हैं। तो ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे ये सारी चीजें आपको पता है, आप सोच भी रहे होंगे कि ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ऐसा ही है। जंतुओं का आर्थिक महत्व ही तो हमें देखना है। इसके बाद में कुछ मुख्य चीजें हम देखेंगे, जैसे मधुमक्खी पालन देखेंगे, हम मुर्गी पालन देखेंगे, रेशम कीट पालन देखेंगे, लाख के लिए देखेंगे। तो वो सब कुछ हम देखेंगे इस चैप्टर में आगे, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि जंतु कैसे कैसे काम में आते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, जैविक नियंत्रक के रूप में, बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में भी ये काम में आते हैं। देखो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कुछ सूक्ष्म जीवों को या कीटों को, इनको क्या करते हैं? अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं, जिनसे कि प्रकृति में उन कीटों की मात्रा, उन सूक्ष्म जीवों की मात्रा क्या हो? अधिक ना हो। क्योंकि वो सूक्ष्म जीव या कीट हैं, वो मनुष्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो हमारी फसलों को भी क्या पहुंचा सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनके नियंत्रक के रूप में भी आपके अन्य जो जंतु होते हैं वो काम में आते हैं। देखो कुछ जंतु होते हैं हानिकारक कीटों को खाकर उनकी संख्या को क्या रखते हैं? नियंत्रित रखते हैं। जैसे मेंढक होता है,
कीट पतंगों को और ऐसे खा जाता है, इनको खा जाता है। छिपकली होती हैं वो भी खा जाती है। तो देखो, मेंढक हो गया, छिपकली होगी, पक्षी भी तो खाते हैं कीड़े मकोड़ों को और ऐसे। इससे कृषि को क्या होता है, नुकसान है, कम होता है। तो ये सारे कृषि में नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस नुकसान को क्या करता है, कम करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में और क्या हो गया, परिवहन में उपयोग। पहले के समय में कई जंतु होते थे, वो परिवहन के साधनों के रूप में काम में आते थे, जैसे घोड़ा, ऊंट, हाथी। आज भी भाई घोड़ा है, ये आपके परिवहन के रूप में काम में आता है। हालांकि आता है या नहीं आता है, लेकिन एक जगह तो काम में आता ही आता है। शादी के लिए तो काम में आता ही है। शादी में आज भी घोड़ी का उपयोग करते ही है बैठने के लिए, और घोड़ी पर तो चढ़कर बारात वरात में पूरे जो दुल्हा जाता है वो घोड़ी पर बैठ कर ही जाता है। तो थोड़ा छोटा मोटा ही देख लो, लेकिन काम में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके अलावा खच्चर होता है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी वजन को ढोने के लिए काम में आता ही है, मनुष्य को ले जाने के लिए भी काम में आता ही है। वैष्णो देवी वगैरह में हम जाते हैं तो वहां पर खच्चर ही आजकल भी उपयोग में लिए जाते हैं। वो बहुत भारी भारी वजन को उन पहाड़ों पर लेकर चढ़ जाते हैं, तो खच्चर भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है। गधे भी ऐसे ही होते हैं। ऊंट होते हैं, आज भी रेगिस्तान में परिवहन के साधन के रूप में काम में आता है। यहां तक कि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ है, वो भी ऊंटों को काम में लेती है परिवहन के साधनों के रूप में, क्योंकि वहां पर हमारे अन्य साधन फेल हो जाएंगे। वो इतने तापमान में भी ऊंट है, वहां पर काम में आता है। तो परिवहन के साधनों के रूप में भी ये काम में आते हैं। आज भी कई ग्रामीण इलाकों में और रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंतर्गत इनका उपयोग होता है, विशेष तौर से किसका, ऊंट का। तो ये हमारा क्या है, परिवहन के रूप में उपयोग। बाकी देखो, वैज्ञानिक अनुसंधानों में रिसर्च वगैरह के लिए हम क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। रिसर्च वगैरह में चूहे को काम में लेते हैं, मेंढक को काम में लेते हैं। जैसे किसी वैक्सीन का ट्रायल करना हो, किसी एंटीबायोटिक का ट्रायल करना हो, तो चूहे को, बंदर को, खरगोश को, इनको काम में लिया जाता है। तो रिसर्च वगैरह में भी काम में लिया जाता है। कुछ जंतु वैज्ञानिक प्रयोगों में, कुछ जंतु वैज्ञानिक है, वो प्रयोगों में इनको उपयोग में लेते हैं। जैसे चूहे का उपयोग, खरगोश का, मेंढक का, इनसे दवाइयों और चिकित्सा विज्ञान का क्या होता है, विकास होता है। उनकी टेस्टिंग वगैरह के लिए आपके काम में ये आते हैं। तो ये हमारे क्या थे, लाभदायक उपयोग या लाभदायक महत्व। कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं बताई है जो आपको नहीं आती है, सारी चीजें आपको आती हैं। बस आपको केवल और केवल एक बार देखना था, जिससे कि आपके दिमाग में ये एक बार फिट हो जाए कि जंतुओं के आर्थिक महत्व का मतलब क्या होता है। अब आपको बताया था कि लाभदायक तो है ही है, कुछ ऐसे हानिकारक भी होते हैं जो जंतुओं को, या हम बोलते हैं हमारी फसलों को या मनुष्य को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अब कैसे, देखो भाई, जंतुओं का हानिकारक आर्थिक महत्व। रोग फैलाने वाले जंतु, कुछ जंतु होते हैं मनुष्यों में क्या फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं। जैसे मच्छर मलेरिया और डेंगू फैलाता है। मलेरिया, डेंगू, फाइलेरियोसिस, ये मच्छर के द्वारा ही तो फैलते हैं। तो मच्छर भी एक जंतुओं में ही शामिल है, हमारे जंतु जगत में ही तो शामिल है। मक्खी है, इससे हैजा, टाइफाइड वगैरह जैसे रोग फैलते हैं। चूहा होता है, उससे प्लेग फैलता है। तो कुछ ऐसे जंतु हैं जो रोग फैलाने में काम में आते हैं। काम में तो क्या आते हैं, रोग फैलाते हैं भाई। तो ये इसका क्या हो गया है, हानिकारक महत्व। और क्या हो सकता है भाई हानिकारक महत्व, कुछ कीट होते हैं फसलों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये तो देखते ही होंगे आप सब, चूहे वगैरह भी हमारी फसलों को कुतर देते हैं। फसलों को तो कुतरते ही कुतरते हैं। ये चूहे होते हैं, फसलों को निकालने के बाद में हम घर पर उसको स्टोर रूम में रख देते हैं, स्टोर करते हैं, बोरियों में भरकर रख देते हैं। उसके बाद भी ये चूहे होते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको काट देते हैं, बोरियों को भी। तो नुकसान तो पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे, तो ऐसे ही नुकसान पहुंचाते हैं भाई। तो कुछ कीट फसलों को बर्बाद कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे टिड्डी,
टिड्डी का तो आतंक ऐसा होता है कि टिड्डी एक बार अगर खेत में आकर बैठ जाए, आपने देखा ही होगा कि कोरोना के समय में टिड्डी का ऐसा आक्रमण हुआ था कि जिस खेत में बैठ गई उस पूरे खेत को चट करके ही उठती थी। तो ये टिड्डी होती है, ये भी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। दीमक भी फसलों को नुकसान, एकदम जड़ों को काट देती है, और जड़ों को काटने के बाद में वो फसल होती है अपने आप ही क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, सूख जाती है। तो दीमक भी नुकसान पहुंचाती है। तना छेदक कीट, तना छेदक का मतलब तने के अंतर्गत छेद कर देता है, लाल लाल सा हो जाता है। आपने देखा होगा बाजरा वगैरह, ज्वार वगैरह, गन्ने वगैरह में, तो इनमें ये लाल लाल हो जाता है, और जिसके कारण से फिर वो बढ़ता नहीं है, ना तो उसकी मोटाई बढ़ती है ना उसकी लंबाई बढ़ती है। तो इस कारण से ये कुछ कीट होते हैं, हालांकि बहुत सारे हो सकते हैं। यहां पर हम ये नहीं बोल रहे कि यही होते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ऐसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद में परजीवी जंतु, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो मनुष्य में या अन्य जंतुओं के शरीर पर परजीवी के रूप में रहते हैं, वहां से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये परजीवी जंतु होते हैं, ये बड़े चालाक होते हैं, और हम बोलते हैं ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। कैसे भाई? कि ये क्या करते हैं कि जिस जीव पर रह रहे हैं, जैसे मनुष्य में रह रहे हैं, उससे अपना पोषण ले रहे हैं, उससे खाना ले रहे हैं, और बदले में उसको कोई फायदा नहीं दे रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके शरीर में रोग उत्पन्न कर रहे हैं, उसको दर्द दे रहे हैं। जैसे एस्केरिस है, छोटे बच्चों के आंतों में रहता है, वहां से पोषण लेता है और साथ साथ में बीमारी उत्पन्न करता है। तो ऐसे ही जीव होते हैं। उदाहरण जैसे फीताकृमि हो गया, गोलकृमि हो गया, जू भी तो रहती है बालों में, जंतुओं पर भी रहती है, मनुष्य के बालों में भी रहती है, और वहां से खून चूसती रहती है, खुजली चलती रहती है, और ज्यादा ही नुकसान हो जाए तो कुपोषण का शिकार भी हो सकता है व्यक्ति। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये जंतुओं के क्या थे, हानिकारक आर्थिक महत्व। तो यहां तक आपको यह पता चल गया होगा कि हमें आर्थिक महत्व से मतलब क्या है। जंतु होते हैं वो कैसे हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कैसे हमारे लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन हमें लाभदायक पर ज्यादा फोकस करना है। हमें हानिकारक महत्व इतना नहीं पढ़ना है, पढ़ लिया जितना पढ़ना था हमें। अब इसके बाद में हम जंतुओं से कुछ ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जो हमारे बहुत ज्यादा काम में आती हैं। इसके बाद में हम जैसे मधुमक्खी पालन पढ़ेंगे, इसके बाद में हम मुर्गी पालन पढ़ेंगे, इसके बाद में हम लाख कीट पालन पढ़ेंगे, रेशम कीट पालन पढ़ेंगे। इनके बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं, कौन से जंतु होते हैं वो काम में आते हैं, उनके कौन कौन सी वेराइटी होती हैं, कैसे कैसे वो उत्पादन करते हैं, कैसे उनमें रोग होते हैं। तो ये सब कुछ और उनसे जुड़ी हुई कोई अन्य चीज है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, विशेष रूप से राजस्थान से जुड़ी हुई चीज, वो हम जरूर देखने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है, जो प्रश्न आते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब से वास्तव में हमारा ये चैप्टर है, ये स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले वाला अगर आप नहीं भी देखे हैं तो आपका काम चल जाएगा। बहुत ऐसी कोई चीज हमने नहीं बताई है जो आपको नहीं आती। चलो अब शुरुआत करते हैं हम मधुमक्खी पालन से। किससे बात करते हैं? मधुमक्खी पालन। देखो भाई, तो अभी हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। और मधुमक्खी पालन होता है, उसे एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका सीधा सीधा यहीं से बन सकता है, और अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही तो यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि एपीकल्चर किसे कहते हैं। देखो, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। जब वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खियों का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है, जिससे कि उनसे हम क्या प्राप्त कर सकें? लाभ प्राप्त कर सकें। और मधुमक्खी से क्या लाभ होगा भाई? मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होगा, मधुमक्खी से हमें मधुमोम प्राप्त होगा। इसके साथ साथ में मधुमक्खियां होती हैं, ये एक बहुत अच्छा परागण कारक होती हैं, ये परागण करवाती हैं, तो फसलों का उत्पादन भी ये बढ़ा
सकती हैं। तो उसके लिए जो वैज्ञानिक तरीके से हम मधुमक्खी का जो पालन करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन कहा जाता है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें भाई, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या होता है। आप केवल शुरुआत के 5-10 सेकंड देखकर हमें जज नहीं कर सकते कि हम क्या पढ़ा सकते हैं, कैसे आपके लिए वो फायदेमंद हो सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखो भाई, मधुमक्खी पालन क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। अभी आपको बताइए क्या होता है। मधुमक्खियों का वैज्ञानिक तरीके से, अब देखो शहद तो कुछ जो आदिवासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि मधुमक्खी अपने आप छत्ते लगा रही है और वहां से भी शहद प्राप्त करते हैं, तो उसे एपीकल्चर नहीं कहेंगे हम। वो तो पारंपरिक तरीके से वो उस शहद का काम में ले रहे हैं, उसका निकाल रहे हैं, तो वो एपीकल्चर नहीं कहलाता है। जब हम वैज्ञानिक तरीके से पूरा एक फार्म टाइप में बनाते हैं, पालन के तरीके से, रुपए कमाने के तरीके से, तब उसे कहा जाता है एपीकल्चर। तो मधुमक्खियों का वैज्ञानिक तरीके से पालन पोषण करना, उनका प्रबंधन करना, जिससे कि हम क्या प्राप्त कर सके? शहद, मधुमोम और अन्य उत्पाद प्राप्त किए जा सके, तो उसे क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। और ये एपीकल्चर है, ये किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन हो सकता है। एपीकल्चर किसानों के लिए बहुत बढ़िया अतिरिक्त आय का साधन हो सकता है। फसलें भी को भी फायदा होगा, साथ साथ में उससे शहद प्राप्त होगा, उससे अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, इनकम बढ़ेगी, तो जीवन स्तर में सुधार आएगा, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी, हमारी आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगी, हमारे अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगा? सहारा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो बहुत सारे फायदे हैं। तो देखो, उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। कृषि से जुड़ा एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है और किसानों की आय बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है, कृषि से ही जुड़ा हुआ है। देखो भाई, एपीकल्चर की परिभाषा वैसे तो मैंने बता दी आपको, मधुमक्खियों का पालन है, उनका संरक्षण है, साथ साथ में उनका प्रबंधन करके उनसे क्या प्राप्त करो? शहद, मोम और अन्य उत्पाद प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमें एपीकल्चर कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से, ऐसे नहीं कि पहले परंपरागत तरीके से कर रहे हैं, उसे एपीकल्चर नहीं कहेंगे। वो तो परंपरागत विधि होगी कि पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लग रहा था, उसका हमें पता ही नहीं है कि हमने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की है, मधुमक्खी का छत्ता लग रहा था और उसको तोड़ लिया और उसका शहद प्राप्त कर लिया, वो एपीकल्चर नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मधुमक्खियां, भारत में कौन कौन सी प्रजाति की मधुमक्खियां पाई जाती हैं जिनका उपयोग एपीकल्चर के अंतर्गत किया जा सकता है? और ये चीजें आपको याद रखनी है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मधुमक्खी की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं और ये प्रजातियां, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनसे जुड़े हुए कोई तथ्य हैं वो आपको याद रखने हैं। तो ये सारी चीजें अब यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें आने लग गई हैं। देखो, मधुमक्खी की मुख्य रूप से 4 प्रजातियां आपको याद रखनी हैं, और ये 4 प्रजातियां हैं, ये कैसे कैसे काम में आती हैं, इनकी क्या क्या विशेषता होती हैं, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप डायग्राम की सहायता से देखो, इन मधुमक्खियों के आकार को हम देखेंगे, इनकी विशेषता को हम देखेंगे। यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहले एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा, ये एकदम बड़े आकार वाली मधुमक्खियां होती हैं, ये एकदम बड़े आकार की मधुमक्खियां होती हैं। ये मुख्य रूप से जो पहाड़ों वगैरह में, पहाड़ों में लगी रहती हैं, जो पहाड़ों में पत्थरों के नीचे लगी रहती है ना, या बड़े बड़े पेड़ों पर लगी रहती हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में भूण माखी कहते हैं, वो वाली ही है ये। तो ये एपिस डोरसेटा
जाइंट हनी बी एकदम बहुत बड़ी होती हैं आकार में। इनका आकार आप देखोगे तो यहां पर अभी आपको दिख रहा होगा कि ये एकदम बड़े आकार की क्या होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं। और इनका पालन करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि ये उग्र स्वभाव की होती हैं। अगर किसी को डंक मार दें और उसको इलाज नहीं मिले तो मृत्यु हो सकती है। तो इनका पालन सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है। इनसे शहद अगर प्राप्त करना हो तो सामान्य तौर पर पत्थरों वगैरह पर ये जब जहां पर रहती हैं वहां से उसको प्राप्त किया जाता है। वो भी प्रशिक्षित व्यक्ति या जो इनका जानकार व्यक्ति होता है वही प्राप्त कर सकता है क्योंकि उग्र स्वभाव की होती है, आकार में बड़ी होती हैं, लेकिन इनके छत्ते होते हैं बड़े बड़े होते हैं। तो यह हो गई हमारी एपिस डोरसेटा प्रजाति का नाम याद रखना, हालांकि और आएगा वहां पर हम बताएंगे भी इनकी और क्या क्या विशेषता है, लेकिन अभी हम पहले डायग्राम की सहायता से देख रहे हैं। जायंट हनी बी बहुत बड़ी मधुमक्खी। इसके बाद में हमारी भारतीय मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं, जो सामान्य तौर पर मधुमक्खी पालन में काम में ली जाती है, उसे हम बोल रहे हैं एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जिसे बोलते हैं इंडियन हनी बी, भारतीय मधुमक्खी। और ये छोटे आकार की होती है और भारत में इसको मुख्य रूप से पालन के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद में आ जाती है एपिस फ्लोरा। कौन सी आ जाएगी? एपिस फ्लोरा। और ये सबसे छोटे आकार की होती हैं, लिटिल हनी बी, एकदम छोटे आकार की क्या होती हैं? मधुमक्खी होती हैं, लेकिन इनसे शहद बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। इनसे शहद बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। और ये सामान्य तौर पर हमारे आसपास जो पेड़ों में ऐसे छत्ते लगे होते हैं ना, वो यही वाले हैं, एपिस फ्लोरा, छोटे आकार वाली मधुमक्खियां। और एक आती है जिसे हम बोलते हैं एपिस मेलिफेरा। कौन सी होती है? एपिस मेलिफेरा। और ये मधुमक्खी होती हैं, इन्हें हम यूरोपियन मधुमक्खियां या इटालियन मधुमक्खियां भी कहते हैं। यूरोपियन या फिर इटालियन, इटली वैसे यूरोप में ही आता है, लेकिन फिर भी इसे इटालियन मधुमक्खियां या यूरोपीय मधुमक्खियां इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से मधुमक्खियों के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार की प्रजाति होती हैं, वो पाई जाती हैं। कौन कौन सी? दोबारा देख लो। मधुमक्खियों की 4 प्रमुख प्रजातियां। सबसे पहले एपिस डोरसेटा, सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी होती है लेकिन उग्र स्वभाव की होती है। इसे हम रोक बीबी कहते हैं क्योंकि ये पत्थरों पर अपने छत्ते लगाती है, पहाड़ों वगैरह पर ये अपने छत्ते लगाती है। दूसरी होती है इंडियन मधुमक्खी जिसे हम एपिस इंडिका कहते हैं। ये उससे छोटे आकार की होती है और इसका पालन सामान्य तौर पर किया जाता है। फिर आती है एपिस फ्लोरा और ये सबसे छोटे आकार की होती है, इसी कारण इसे लिटिल हनी भी कहते हैं। और ये हमारे आसपास पेड़ों में छत्ते डालती हैं, लेकिन इनसे जो शहद प्राप्त होता है वो कम मात्रा में प्राप्त होता है। और फिर आ जाती है हमारी एपिस मेलिफेरा, जिन्हें हम यूरोपियन मधुमक्खियां या इटालियन मधुमक्खियां कहते हैं। और आजकल इनको ज्यादा मधुमक्खी पालन में काम में लिया जा रहा है। तो ये 4 प्रजातियां हो गई है। चलो इनकी और विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले एपिस डोरसेटा। कौन सी आ गई है? एपिस डोरसेटा। इन्हें रोक बी या पहाड़ी मधुमक्खी कहते हैं। अभी आपको बताया रोक बी या पहाड़ी, क्योंकि पहाड़ों पर होती हैं। पहाड़ों पर जो पत्थर होते हैं ना, उनके नीचे ये लटके होते हैं। पहाड़ों पर आपने छत्ते देखे होंगे, बड़े बड़े आकार के छत्ते होते हैं, वो वाली यही है। लेकिन इनका पालन नहीं किया जाता है क्योंकि उग्र स्वभाव की होती हैं, बहुत अधिक शहद बनाती हैं, बड़े बड़े छत्ते होते हैं। लेकिन इन्हें पालतू बनाना क्या होता है? कठिन होता है। किसके कारण से? उग्र स्वभाव के कारण से। उग्र स्वभाव के कारण से इन्हें पालतू बनाना, पालना मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है। दूसरा आ गया है एपिस इंडिका। इंडिका से पता चल गया इंडिया के लिए है। भारतीय मधुमक्खी भी इसे कहा जाता है। यह पालतू बन सकती है, इसको बना सकते हैं। मधुमक्खी पालन में सबसे अधिक उपयोग इसी का किया जाता है। किसका? एपिस इंडिका का। नेक्स्ट देखो भाई,
एपिस फ्लोरिया। कौन सी आ गई है? एपिस फ्लोरिया, सबसे छोटे आकार की मधुमक्खी। शहद भी कम मात्रा में प्राप्त होता है। छोटी मधुमक्खी है, शहद कम बनाती है। फिर आ गई है एपिस मेलिफेरा। कौन सी आ गई है भाई? एपिस मेलिफेरा। इसे इटालियन मधुमक्खी या इसी को क्या कहा जाता है? यूरोपियन मधुमक्खी भी इसे कहा जाता है। यूरोपियन मधुमक्खी भी इसे कहा जाता है। शहद उत्पादन बहुत अधिक होता है और आधुनिक मधुमक्खी पालन में इसका अधिक उपयोग होता है। तो विशेषता याद रखना है। आपसे यहां से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। रोक बी का नाम हो गया है एपिस डोर्सेटा। भारतीय मधुमक्खी एपिस इंडिका। सबसे छोटी मधुमक्खी आपकी एपिस फ्लोरिया। और आपकी सबसे ज्यादा आधुनिक रूप से जो मधुमक्खी पालन में काम में ली जाती है वो है आपकी एपिस मेलिफेरा। अब आ जाते हैं इन मधुमक्खियों के बारे में बात करते हैं। मधुमक्खियों की सामाजिक संरचना के बारे में बात करते हैं। मधुमक्खी होती हैं, यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें जैसे हमारे अंदर समाज होता है, हमारे दादाजी होते हैं, पापा जी होते हैं, मम्मी होते हैं, दादी होती हैं, चाचा चाची होते हैं। जैसे हम एक सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, सबका एक स्थान होता है, किसको कौन सी बात माननी है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसके साथ आदर के साथ बात करनी है। जैसे हमारे एक सामाजिक व्यवस्था होती है, वैसे ही मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें भी उनकी एक पूरी सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। इनकी जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो इतनी अधिक बढ़िया होती है कि इसका पूरा कंट्रोल होता है वो एक मधुमक्खी के पास में होता है। कैसे इनमें सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, कैसे एक छत्ते के अंतर्गत कितने प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, कैसे वो सारे के सारे दिखती हैं, कैसे वो काम करती हैं, वो सब कुछ अभी आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आप ये समझो कि एक जो छत्ता होता है सामान्य तौर पर, उस छत्ते में मुख्य रूप से 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। जिसमें से एक मधुमक्खी होती है उसे हम बोलते हैं रानी मधुमक्खी, क्वीन बी। एक होती है जिसे वर्कर मधुमक्खी अर्थात श्रमिक मधुमक्खी, और एक होती है ड्रोन बी अर्थात नर मधुमक्खी। तो एक छत्ते के अंतर्गत कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं? 3 प्रकार की। यदि इनकी विशेषता देखें तो रानी मधुमक्खी जैसे नाम से पता चल रहा है यह छत्ते के ऊपर राज करती है, छत्ते के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, वो इस रानी मधुमक्खी का होता है। और आप सबको पता होगा कि कोई एक एरिया होता है उसका राजा या रानी एक होता है, तो पूरे छत्ते के अंतर्गत केवल और केवल एक रानी मधुमक्खी पाई जाती है। और अगर बाई चांस एक छत्ते में 2 हो जाएं या 2 से अधिक हो जाएं तो आपस में लड़ झगड़ कर उस दूसरी को या तो बाहर निकाल देती हैं उस छत्ते से या फिर मार देती हैं, क्योंकि इनकी सामाजिक व्यवस्था बहुत तगड़ी है। तो रानी मधुमक्खी आकार में बड़ी होती है। देखो इनका जो ये उदर वाला हिस्सा होता है ना, पेट वाला, ये लंबा होता है। पंख होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, दिखती भी ये लंबी है। तो रिक्स का मुख्य काम होता है अंडे देना। अंडे देने का काम, बच्चे पैदा करने का काम इसी का है, और साथ साथ में छत्ते के ऊपर क्या रखना? कंट्रोल रखना। अंडे देने का मुख्य कार्य पता चली गया, सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी होती है। इसके बाद में आ जाती है वर्कर। ये सबसे छोटे आकार की मधुमक्खी होती है, छोटे पंख होते हैं, पेट भी एकदम छोटा होता है। ये संख्या में सबसे ज्यादा यही होती हैं। किसी भी छत्ते में ज्यादातर जो मधुमक्खियां होती हैं वो आपकी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। ये जनन में भाग नहीं लेती हैं, ये जनन में भाग नहीं लेती हैं। टेक्निकली देखा जाए तो रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी दोनों ही मादा मधुमक्खी होती हैं। रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी टेक्निकली, तकनीकी दृष्टि से मादा मधुमक्खी होते हैं, लेकिन ये मादा मधुमक्खी होती हैं, ये बंदे होती हैं। कैसी होती हैं? बंदे अर्थात इनफर्टाइल होती हैं, ये जनन नहीं कर सकती हैं। और ये बंदे क्यों होती हैं वो कारण भी मैं आपको बताऊंगा।
दोनों है मादा मधुमक्खी। इनका काम होता है मकरंद को इकट्ठा करना, इसके अलावा शहद बनाना, छत्ते की सुरक्षा करना, और जो डंक मारती हैं वो भी यही मारती हैं, श्रमिक मधुमक्खी। फिर आ जाते हैं छत्ते में एक या कुछ का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कुछ गिनती में 5-10, ज्यादातर में तो 1-2 के आसपास ही ये मधुमक्खियां होती है जिन्हें हम बोलते हैं नर मधुमक्खी। और ये नर मधुमक्खी होती हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है रानी मधुमक्खी के साथ निषेचन करना, और निषेचन के बाद में क्या करती है रानी मधुमक्खी? अंडे उत्पन्न करती है। तो इनका काम केवल इतना ही है कि रानी मधुमक्खी के साथ क्या करना? निषेचन करना। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि रानी मधुमक्खी अपने जीवन काल में केवल एक बार नर मधुमक्खी के साथ क्या करती है? निषेचन करती है। इसके बाद में यह रानी मधुमक्खी इतनी खूंखार हो जाती है, इतनी भयानक हो जाती है कि इस नर मधुमक्खी को, जिसके साथ पहले क्या कर रही थी? बच्चे पैदा कर रही थी, उसको ऐसा धोखा देती है, या तो उसको मार देती है, मर्डर कर देती है या तो उसका, और या फिर उसको धक्के मारकर अपने छत्ते से बाहर निकाल देती है कि अब तेरा कोई काम ही नहीं है यहां पर। तो इतनी क्रूर होती है। और शासन होता है, चाहे से वो राजा हो, मनुष्य में हो, चाहे से किसी अन्य जंतु में हो, जो शासक होता है उसको थोड़ा सा अपने अंदर क्रूर बनना पड़ता है। क्रूर शब्द भी सही नहीं है, तो एक तरीके से निर्णय लेने पड़ते हैं उसको। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या बता सकते हैं भाई, शॉर्ट में एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं कि हमारी जो मधुमक्खियां होती हैं, ये जो मधुमक्खियां जो एक छत्ते के अंतर्गत पाई जाती हैं, किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में जो मधुमक्खियां होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी रानी मधुमक्खी, जो बड़े आकार की होती है, लंबे आकार की होती है, बड़े पंख होते हैं, और ये मुख्य रूप से अंडे देने का काम करती है। साथ साथ में ये उस छत्ते के ऊपर क्या रखती है? कंट्रोल रखती है, पूरा नियंत्रण रखती है। इसके बाद में आ जाती है हमारी श्रमिक मधुमक्खी, सबसे छोटे आकार की होती है, सबसे अधिक संख्या में होती हैं। ये जनन के रूप से जनन में भाग नहीं ले सकती हैं, बंदे होती हैं, वैसे होती मादा ही है। ये मकरंद इकट्ठा करना, शहद बनाना, छत्ते की सुरक्षा करना जैसे कार्य करती हैं। और बाकी आ गई नर मधुमक्खी, ये आपकी, इनका भी उधर थोड़ा मोटा होता है, लेकिन इनका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? रानी मधुमक्खी को निषेचित करना, और एक बार निषेचन के बाद में इस नर मधुमक्खी को, ये रानी मधुमक्खी होती है, छत्ते से बाहर निकाल देती है या उससे मार देती है, उसका मर्डर करे देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वही बातें हैं इसमें। देखो, रानी मधुमक्खी अर्थात क्वीन छत्ते की सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है, केवल एक होती है छत्ते में। मुख्य कार्य होता है अंडे देना, और एक दिन में ये लगभग 1500 से कितने 2000 अंडे दे सकती हैं। इसके अलावा छत्ते का क्या करना? नियंत्रण करना। यह भी किसका कार्य है? रानी मधुमक्खी का ही कार्य है। और अंडे केवल यही देती है। श्रमिक मधुमक्खी संख्या में सबसे अधिक होती है, सभी काम करती है, पूरा काम इसी को करना है। फूलों से रस लाना, छत्ता बनाना, लार्वा की देखभाल करना, छत्ते की सुरक्षा करना। लेकिन जनन की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या होती हैं? बंदे होती वैसे क्या है? मादा। ये भी क्या होती हैं? मादा होती हैं। और एक बात और बताऊं आपको कि चाहे से वो श्रमिक मधुमक्खी हो और चाहे से वो रानी मधुमक्खी हो, दोनों ही मादा हैं। और ये दोनों किससे उत्पन्न होती हैं? निषेचित अंडों से उत्पन्न होती हैं। ये भी निषेचित अंडों से, और ये भी निषेचित अंडों से उत्पन्न होती हैं। इसके गुणसूत्र भी 2n अर्थात द्विगुणित होते हैं, और इसमें भी गुणसूत्र 2n अर्थात द्विगुणित होते हैं।
इसमें टोटल 32 गुणसूत्र होते हैं, इसमें भी टोटल 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन बात करें नर मधुमक्खी अर्थात ड्रोन, इसका मुख्य कार्य रानी के साथ मैथुन क्रिया करना, निषेचन करना है, और ये शहद एकत्र नहीं करते हैं। याद रखना, नर मधुमक्खी जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी अगुणित होती हैं, सबसे मुख्य विशेषता अगुणित, और ये अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होती हैं। किससे उत्पन्न होती हैं? अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होती हैं। यह हालांकि हमने जब मधुमक्खी में लिंग निर्धारण देखा था उस समय भी बताया था आपको, यहां पर इसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, इस कारण आपको बता दिया है। तो ये सब कुछ हो गया हमारे मधुमक्खी के क्या हो गए हैं प्रकार। इसके बाद में यदि हम देखें तो और क्या देख सकते हैं, देखो मधुमक्खी पालन के लाभ क्या क्या हैं भाई, सबको पता है। शहद उत्पादन, मधुमक्खियों से क्या प्राप्त होता है? शहद, ये तो सबसे मुख्य उत्पाद हो गया। शहद मधुमक्खियों के द्वारा फूलों के मकरंद से, किससे बनाया जाता है? फूलों के मकरंद अर्थात नेक्टर से प्राप्त होता है। मकरंद से बनाया गया एक मीठा, गाढ़ा और पौष्टिक पदार्थ होता है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र करके उसे अपने शरीर में, किसके द्वारा? रासायनिक परिवर्तन के द्वारा। तो ये याद रखना है कि शहद बनता है वो कौन से परिवर्तन से बनता है? पहले मकरंद को इकट्ठा करती हैं और फिर वो मधुमक्खी होती हैं, उनके जो लार ग्रंथियां होती हैं उसमें उसका केमिकल चेंज होता है, उसका रासायनिक परिवर्तन होता है और फिर उससे क्या बनता है? शहद। इसके बाद छत्ते में उसका क्या किया जाता है? संग्रह, जिससे आपका शहद बनता है। शहद में मुख्य रूप से क्या क्या होता है? देखो, शहद में सबसे मुख्य रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रुक्टोज। याद रखना है भाई, शहद में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रुक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। कौन सी शुगर? फ्रुक्टोज, जो फलों में पाई जाती है वो वाली। इसके साथ साथ में ग्लूकोज होता है, पानी होता है, विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, एंजाइम होते हैं, ये सारी चीजें तो होती ही होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मुख्य चीज, मुख्य रूप से आपसे पूछेगा कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट या शर्करा पाई जाती है, याद रखना है कौन सा? फ्रुक्टोज। ग्लूकोज भी होता है लेकिन मुख्य कौन सा है? फ्रुक्टोज, जिसे हम फल शर्करा, फ्रूट शुगर कहते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, शहद का क्या क्या उपयोग है? शहद का तो आप सबको पता होगा, भोजन के रूप में उपयोग, एक पौष्टिक आहार है, ऊर्जा देने वाला भोजन है। औषधि बनाने में, दवाई बनाने में होती है। आयुर्वेद में शहद का उपयोग कई रोगों के उपचार में किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन अर्थात कॉस्मेटिक आइटम बनाने में भी इसका उपयोग होता है। कई कॉस्मेटिक उत्पादों में शहद का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का मतलब घाव वगैरह पर लगाने के लिए भी इसको काम में लिया जा सकता है। ये एंटी कफ के रूप में भी काम करता है। अगर किसी को कफ हो गया है, जुकाम हो गई है, तो शहद का उपयोग कर सकता है। शहद में जीवाणुरोधी क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। तो कैसे कैसे हमारी शहद काम में आया है। नेक्स्ट देखो भाई, रॉयल जेली, ये विशेष चीज है, ये विशेष चीज है। क्या आपको पता है कि वो रानी मधुमक्खी कैसे बनती है? अगर आपसे पूछे कोई कि एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस छत्ते में बाकी सारी मधुमक्खियां होती हैं, वो रानी मधुमक्खी नहीं बनती है, लेकिन एक मधुमक्खी होती है, वही रानी मधुमक्खी बनती है। क्यों? क्योंकि इस रानी मधुमक्खी को भोजन के रूप में एक विशेष प्रकार का पोषक पदार्थ होता है, वो दिया जाता है, और उस विशेष प्रकार के पोषक पदार्थ का जो नाम होता है वो होता है रॉयल जेली। जब बच्चे होते हैं, लार्वा होते हैं, तो एक दो दिन तो सबको वो रॉयल जेली मिलती है, लेकिन उनमें से एक लार्वा जो होता है उसको हमेशा वो रॉयल जेली होती है, वो भोजन के रूप में मिलती है। और जिस लार्वा को वो मिला है वो लार्वा विशेष है, उससे रानी मधुमक्खी बनती है और फिर वो उस छत्ते पर राज करती है। तो रॉयल जेली श्रमिक मधुमक्खियों की हाइपोफेरेंजियल,
हाइपोफेरेंजियल ये लार ग्रंथियां हैं। हाइपोफेरेंजियल ग्रंथियों से निकलने वाला एक दूध जैसा गाढ़ा सफेद और पौष्टिक पदार्थ होता है जिसे रॉयल जेली कहते हैं। ये शहद, ऐसे मान लो शहद का भी विशेष रूप है। इसे हम ऐसे मान ले कि व्हाइट शहद है, सफेद श्वेत शहद सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पोषक है। और इसी के कारण जो मादा मधुमक्खी होती है जिसको रॉयल जेली मिला है वो बन जाती है रानी मधुमक्खी, और जिसको ये नहीं मिला, एक दो दिन ही उसको तो दिखाया ही है, बाकी उसको मिला ही नहीं, वो हो जाती है बंदे अर्थात इनफर्टाइल, और फिर वो बन जाती है श्रमिक मधुमक्खी। सभी लार्वा को पहले 2-3 दिनों तक रॉयल जेली दी जाती है। लार्वा को 1-2-3 दिन तक तो सबको मिलती है, लेकिन बाद में सबको बंद कर देते हैं, केवल एक को मिलती है। छत्ते में उपस्थित रानी मधुमक्खी को जीवन भर यही भोजन दिया जाता है। भाई रानी मधुमक्खी है, क्वीन है, और राजा हो, रानी हो, शाही परिवार हो, तो उसको तो शाही भोजन ही मिलेगा। रॉयल का मतलब शाही ही हो गया। तो यह हो गया है कि छत्ते में उपस्थित रानी मधुमक्खी को जीवन भर यही भोजन दिया जाता है। इसी कारण से रानी मधुमक्खी आकार में सबसे बड़ी हो जाती है और अधिक समय तक क्या रहती है, जीवित रहती है, अधिक अंडे देती है। विशेष भोजन मिला है भाई। इस रॉयल जेली में कई विशेष पोषक तत्व होते हैं। इसमें तो शहद से भी और ज्यादा पोषक तत्व आ गए हैं। इसके अंतर्गत प्रोटीन, विटामिन, और विटामिन में भी विशेष रूप से कौन से विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो भी आते हैं ना, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये सारे के सारे इसमें मिलते हैं। इसके अलावा शुगर में तो आपको पता ही है, फ्रुक्टोज मुख्य रूप से, या फिर ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, खनिज पदार्थ ऐसे इसमें पाए जाते हैं। और रॉयल जेली का उपयोग औषधियों में, स्वास्थ्य सप्लीमेंट में रॉयल जेली विशेष तौर से मिल सकती है, लेकिन बहुत महंगी होती है। कॉस्मेटिक उत्पादों में और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में इसके रूप में इस रॉयल जेली को काम में लिया जाता है, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में होती है। सफेद शहद कहते हैं, व्हाइट हनी कहते हैं इसे। और ये इससे क्या क्या मिलता है, देखो शहद मिल गया, रॉयल जेली मिल गई, इसके अलावा और क्या मिलता है भाई, मधुमोम। ये तो उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जो छत्ता बना होता है वो मधुमोम का ही तो बना होता है। तो मधुमक्खियों का छत्ता बनाने के लिए मोम बनाती हैं, और इसका उपयोग होता है मोमबत्ती में, कॉस्मेटिक में, दवाइयों में। इस मधुमोम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस मधुमोम का क्या किया जाता है, उपयोग। इसके अलावा परागण में आपको बता ही दिया है, मधुमक्खियां फसलों के परागण में क्या होती हैं, मदद करती हैं, जिसके कारण से फसलों में बहुत बढ़िया उत्पादन होता है। विशेष तौर से सरसों की जो फसल होती है उसमें ये परागण बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और जिससे सरसों का बम्पर उत्पादन होता है। तो इस कारण से शहद मिला, वो तो मिला ही मिला, फसल को भी बढ़िया कर दिया। तो दोहरा फायदा है मधुमक्खी पालन से। इसके साथ में अतिरिक्त आय, एक्स्ट्रा इनकम होती है भाई। मधुमक्खी पालन से किसानों के लिए अतिरिक्त आय का क्या होती है, स्रोत होती है। मधुमक्खी जो पालन किया जाता है इन्हीं खेतों के आसपास किया जाता है। और जब मधुमक्खी पालन किया जाता है तो ऐसे डिब्बे होते हैं जिनके अंतर्गत ऐसे प्लेट के रूप में आपके छत्ते होते हैं, वो काम में लिए जाते हैं। हालांकि हमें बहुत ज्यादा मधुमक्खी पालन के ऊपर डिटेल नहीं करना है, हमें तो केवल उसकी मेन चीजें पढ़नी थी। लास्ट देख रहे हैं हम कि राजस्थान में एपीकल्चर से जुड़े हुए कोई ऐसा कोई फैक्ट है जो एपीकल्चर अर्थात मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ है, तो वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले देखो, राजस्थान में भारत के कुल शहद उत्पादन का लगभग 9% योगदान देता है। कुल शहद में से 9% के लगभग शहद कहां उत्पादित होता है, राजस्थान में उत्पादित होता है। इस कारण से राजस्थान भारत के 5 शीर्ष शहद उत्पादक राज्यों में क्या है, शामिल। टॉप 5 के अंतर्गत ये आता है। राजस्थान में भी विशेष रूप से शहद के उत्पादन के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं, अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़। शहद उत्पादन के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध जिले कौन से हैं, अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़।
राजस्थान सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी देती है, और कितनी प्रतिशत है? 40% सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा सके। यह विशेष इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। यह आपके लिए जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है, इसी से जुड़े हुए थे, इसी कारण यहां पर बता दिया है। देखो, भरतपुर में मधुमक्खी पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र अर्थात एक्सीलेंस सेंटर खोला गया है। आपको याद रखना है कि मधुमक्खी पालन के लिए उत्कृष्टता सेंटर अर्थात एक्सीलेंस सेंटर है, यह भरतपुर में खोला गया है, और जिससे मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा सके, उससे जो शहद प्राप्त हो रहा है, उससे अन्य उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, उनका अधिक उत्पादन किया जा सके, उन्हें संरक्षित किया जा सके, और उन्हें विदेशों में क्या किया जा सके? आपके निर्यात किया जा सके। तो ये लगभग 9.83 हेक्टर, मतलब लगभग 10 हेक्टेयर में ये क्षेत्र में ये एक्सीलेंस सेंटर विकसित किया जा रहा है, और इस केंद्र में हनी प्रोसेसिंग यूनिट, शहद को रिफाइन करके उसकी प्रोसेसिंग करना, हनी टेस्टिंग यूनिट, उसकी टेस्ट करने के लिए, और ट्रेनिंग सेंटर, मधुमक्खी पालन के लिए ट्रेनिंग देने के लिए सेंटर भी यहां पर बनाया जाएगा। कहां पर है? भरतपुर में, उसी एक्सीलेंस सेंटर में। मधुमक्खियों में परागण से फसलों की उपज होती है, वो 20 से 25% तक बढ़ सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सरसों, ध्यान रखना, सरसों की खेती वाले क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन होता है, वो तेजी से बढ़ रहा है, और इन्हीं क्षेत्रों में सरसों भी ज्यादा होती है, मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर में। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा हमने देखा है जंतुओं का आर्थिक महत्व, जिसमें विशेष तौर पर हमने आज का जो एक टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है मधुमक्खी पालन अर्थात एपीकल्चर। आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम मुर्गी पालन, इसके बाद में लाख कीट पालन, रेशम कीट पालन और अन्य जो भी हैं उनके बारे में 2 या 3 वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। इस कारण हमारे उन आने वाले वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपका ये टॉपिक है ये एकदम क्लियर हो जाए। आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।